हाय फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग केमिस्ट्री की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं। और केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा था ठोस अवस्था की जो है 6 वीडियो पढ़ चुकी हैं और आज ये 7वीं वीडियो। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्रिस्टल दोष और जालक का घनत्व क्या होता है, इनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हेडिंग जालक का घनत्व क्या होता है। जालक का घनत्व, जालक का घनत्व। तो ये जालक के घनत्व की यदि बात की जाए तो जालक का घनत्व होता क्या है। जालक का घनत्व, जालक का घनत्व, जालक का घनत्व क्या होता है। तो जालक का घनत्व होता क्या है, मतलब एकांक आयतन में, कोई हम एकांक आयतन ले लेते हैं, 1 मीटर क्यूब आयतन ले लें और उसमें देखें कितने कण उपस्थित होते हैं। यानी एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या को ही क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। लिखेंगे एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या को, घनत्व कहते हैं। जैसे घनत्व होता क्या है, मतलब ये हमने आयतन ले लिया, ये इतना आयतन है, ये 3D मान लेते हैं। अब ये 3D, अभी तो 2D ही बना है, अब 3D बन जाएगा। ये हमारा बन गया 3D, ये जो है हो जाएगा हमारा 3D हो गया। अब ये मान लेते हैं इसका जो आयतन है 1 मीटर क्यूब है। इसका जो आयतन है वो हमारा 1 मीटर क्यूब है, तो मतलब इसका आयतन 1 मीटर क्यूब मान लिया। और 1 मीटर क्यूब में मान लेते हैं ये जो कण उपस्थित है, मान लेते हैं बहुत से कण इसमें उपस्थित कर देते हैं। ये कण छोटे छोटे बहुत से कण हैं। तो इन कणों की संख्या, यानी इन कणों की संख्या को हम क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आयतन जो है घनत्व कहते हैं। मतलब यहाँ पर मान लेते हैं 30 कण निकल रहे हैं, 30 कण प्रति मीटर क्यूब में, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा 30 कण प्रति मीटर क्यूब में। तो इसका मतलब एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या को ही क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब देखें, माना जालक का द्रव्य, और इसकी जो डिफिनीशन जो लिखने वाली होती है, तो भैया इसमें क्या लिखेंगे, जालक के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात। ये तो भैया केवल हुआ घनत्व। अब हमें जालक का घनत्व पढ़ना है, तो जालक के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, जालक के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को हम लोग कहेंगे जालक का घनत्व। जालक का घनत्व कहते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या, जालक का घनत्व कहलाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है द्रव्यमान मान लेते हैं। अच्छा, इसमें लिखें, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, ये रो का निशान बना हुआ है, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान कितना दे रखा है, यम है, आयतन v है, तो रो बराबर हो जाएगा m/v। रो बराबर क्या हो जाएगा, m/v। अब मान लेते हैं द्रव्यमान निकालना पड़ जाए, तो हम लोग द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला जो फाइनल फार्मूला आता है, यदि इकाई सेल का घनत्व निकालना पड़ जाए, इकाई सेल का घनत्व निकालना पड़ जाए,
इकाई सेल का घनत्व बराबर होता है Z गुणे मोलर यानी परमाणु प्रभावी परमाणु संख्या गुणे मोलर द्रव्यमान और बटे होता है आयतन यानी V और फिर होता है Na क्या है भैया? Na है हमारा मोलों की संख्या यानी एवोगेद्रो नंबर मोलों की संख्या एवोगेद्रो नंबर। जहां हमारा इसमें लिखेंगे तो रो बराबर हो जाएगा Z इंटू mm अपान V को हम लिख दें A क्यूब यानी भुजा क्यूब आयतन होता है, भुजा क्यूब लिख दिया, इंटू Na और Na हमारा क्या है? एवोगेद्रो संख्या या आवोगाद्रो नंबर। इसे हम लिखेंगे जहां Z बराबर क्या है? प्रभावी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या और जो यम है, यम है मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान, यम क्या है? मोलर द्रव्यमान है। और A क्यूब क्या है? A क्यूब है क्रिस्टल का आयतन, A क्यूब जो है क्रिस्टल का आयतन है, क्रिस्टल का आयतन है। और Na क्या है भैया? Na है एवोगेद्रो संख्या। एवोगेद्रो संख्या होती क्या है? एवोगेद्रो संख्या जैसे हम लोग कहते हैं एक दर्जन केले, तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं एक दर्जन बराबर 12, तो इसी प्रकार एक मोल बराबर होता है Na। तो Na क्या है? Na की जो वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 कण। मतलब इतने कण कहीं पर उपस्थित हो जाएं तो इसी को हम कहते हैं एवोगेद्रो संख्या। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखिए Z प्रभावी परमाणु संख्या मैंने बताया था, प्रभावी परमाणु संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। जो SCC के लिए होती है, SCC के लिए होता है 1 होता है, और BCC के लिए 2 होता है, BCC के लिए 2 होता है, और CCP के लिए भैया 4 होता है। और इसी प्रकार आगे जो आती है FCC यानी जो भी इकाई सेल आती है उनके लिए हम लोग निकालेंगे। मैंने आपको निकालना पीछे बताया है, ठीक है। इससे आप लोग क्या सूत्र के अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब समझेंगे आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं। आयनिक क्रिस्टल मैं इसे रफ कर रहा हूं। आयनिक क्रिस्टल, अब आयनिक क्रिस्टलों को हम लोग समझते हैं। आयनिक क्रिस्टल होते क्या है। आयनिक क्रिस्टल, अब डालेंगे हेडिंग आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल होते क्या है, मतलब क्या है आयनिक क्रिस्टल। तो देखें आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं। आयनिक क्रिस्टलों का निर्माण आयनों के द्वारा होता है, धनायनों तथा ऋणायनों के द्वारा होता है। यानी आयनिक क्रिस्टल का निर्माण आयनों से मिलकर होता है। लिखेंगे आयनिक क्रिस्टल का निर्माण, आयनिक क्रिस्टल का निर्माण, क्रिस्टल का निर्माण आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, और ये जो आयन होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। जो आयन होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है धनायन, और नंबर 2 होता है ऋणायन, धनायन और ऋणायन।
अब जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे NaCl हमने ले लिया NaCl, तो Na पे पॉजिटिव होता है और Cl पे क्या होता है निगेटिव। Na पे पॉजिटिव होता है Cl पे निगेटिव होता है। ये भी एक आयनिक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल का निर्माण आयनों के द्वारा हुआ है, आयनों के मिलने से हुआ है, तो इसे हम कहेंगे आयनिक क्रिस्टल। इसे हम क्या कहेंगे आयनिक क्रिस्टल कहेंगे। तो इसका क्योंकि इसका निर्माण जो है आयनों के द्वारा हुआ है। अब देखें जैसे मान लेते हैं कोई AB, मान लिया कोई जो है हमारा परमाणु बन रहा है AB, तो इनकी स्थितियाँ AB मान लेते हैं जिसमें A हमारा क्या है, A धनायन है, A धनायन है और B जो है ऋणायन है। मतलब ये एक कटायन है और ये आयनायन है, आयनायन है। और ये जो है हमारा आयनन होता कहाँ पर, आयनन का बता दें आकार जो छोटा होता है। इस प्रकार आयनिक क्रिस्टल में जो धनायन का आकार होता है वो छोटा होता है। आयनिक क्रिस्टलों में यहाँ पर धनायन का आकार क्या होगा भैया, छोटा होगा। धनायन का आकार छोटा होता है, छोटा होता है। और ऋणायन का आकार, अच्छा ये छोटा होता है। बनाते क्या है मैं आपको बता दूं, ये जो है वाइड्स बनाते हैं। वाइड्स के रिक्तियों में होते हैं। इनकी स्थिति होती है जो रिक्तियों में होती है, ठीक है। और ये जो है इनका आकार बड़ा होता है। इनका आकार क्या होता है, यह बड़ा होता है। इनका आकार बड़ा होता है और ये पैकिंग बनाते हैं। पैकिंग कहें तो बंद संकुलन, जैसे SCC FCC ये सभी ये बनाते हैं। अब इनकी स्थिति की बात की जाए, जो है आपके पैकिंग यानी B जो होता है आपका जालक का निर्माण करता है। और ये जो है आयन वाइड्स कौन कौन सी, ये धनायन कहाँ कहाँ हो सकता है, ये चतुष्फलकीय रिक्तियों में हो सकता है, चतुष्फलकीय रिक्तियों में होता है और अष्टफलकीय रिक्तियों में भी होता है। अष्टफलकीय रिक्तियों में, अष्टफलकीय मतलब ये जो रिक्तियों में होता है, और रिक्तियाँ कौन सी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय रिक्तियों में भी ये होता है और अष्टफलकीय रिक्तियों में भी ये होता है, ठीक है। और ये चतुष्फलकीय रिक्तियों की बात की जाए तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती है घन विकर्ण पर होती हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं घन विकर्ण पर होती हैं। और ये जो होती हैं भुजा केंद्र पर, ये भुजा केंद्र पर होती हैं, भुजा केंद्र पर। और होती हैं घन केंद्र पर, घन के केंद्र पर। यानी अष्टफलकीय रिक्तियाँ भुजा केंद्र और घन के केंद्र पर होती हैं और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ केवल घन विकर्ण पर होती हैं। ध्यान रखना, ये जो पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्तियाँ आपकी जो होती हैं घन विकर्ण पर, और अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं, जो अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं हमारी कहाँ होती हैं, भुजा केंद्र पर और घन केंद्र पर होती हैं। इसके बाद एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है त्रिज्या अनुपात नियम, त्रिज्या का अनुपात नियम, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। त्रिज्या का अनुपात नियम नोट कर लें इसको भी आप लोग। इसके बाद आता है त्रिज्या का अनुपात नियम, और ये इससे कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन आते हैं। मैं क्वेश्चन भी सभी के करवाऊंगा, पहले सब थ्योरेटिकल लिखवाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन सभी के। फिजिक्स की तरह बिल्कुल इसे भी पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखें। अब देखें इसे, त्रिज्या का अनुपात नियम डालेंगे हेडिंग त्रिज्या का अनुपात नियम, त्रिज्या का अनुपात नियम। त्रिज्या का अनुपात नियम होता क्या है, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को ही हम त्रिज्या का अनुपात नियम कहते हैं। धनायन की त्रिज्या यानी क्रिस्टल में किसी क्रिस्टल में, अच्छा क्रिस्टल में जो होता है धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात होता है सदैव एक नियतांक होता है। सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो लिखें क्रिस्टल में धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है,
सदैव एक नियतांक होता है। जब इनके क्रिस्टलों और यानी आयनों और धनायनों और ऋणायनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं इनकी त्रिज्याओं के अनुपात भी क्या होते हैं, नियत होते हैं। तो इसमें लिखेंगे धनायनों तथा ऋणायनों या ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन लिख लीजिए। धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को, की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं। त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं। त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं, मान लेते हैं त्रिज्या अनुपात नियम होता क्या है, त्रिज्या अनुपात नियम, त्रिज्या अनुपात नियम बराबर होता है धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या, तथा ऋणायन की त्रिज्या। तो इसे हम त्रिज्या अनुपात नियम को आर से लिखते हैं, आर और स्मॉल आर से लिखते हैं। धनायन की त्रिज्या रेडियस ऑफ कटायन यानी सी और रेडियस ऑफ आयनायन यानी आई, इसी को हम कहते हैं त्रिज्या अनुपात नियम। अब त्रिज्या अनुपात नियम यानी त्रिज्या अनुपात, भाई कहीं पर धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्या का अनुपात दे दिया हो, कहीं पर ये धनायन और ऋणायनों की त्रिज्या का अनुपात दे दिया हो, तो उसके द्वारा हम लोग कई चीज़ें निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं, उनकी जो है ये उनकी संरचना को समझ सकते हैं कैसी होगी, रेखीय होगी, चतुष्फलकी होगी या कैसी होगी। तो इसके लिए टेबल को ड्रा कर लें। यदि जो है त्रिज्या यानी आर आर अनुपात, यदि इनका आर आर अनुपात 0 से अधिक हो, 0 से अधिक, परंतु 0 से अधिक कहाँ तक हो, 0.115 तक हो, यानी यदि आर आर अनुपात कहाँ तक हो, 0 से 0.115 तक हो, तो इस प्रकार यानी कहीं पर भी ये त्रिज्या का अनुपात इतना दे रखा है तो बिना सोचे समझे हम ये कह देंगे इस परमाणु की, मतलब कोई परमाणु दे रखे होंगे उनकी त्रिज्या का अनुपात ये दे रखा है। तो और क्या क्या पूछ सकता है, उसकी संरचना को पूछ सकता है और उसकी उपसा संयोजन संख्या पूछ सकता है। तो इससे हम लोग संरचना और उपसा संयोजन संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए यदि कहीं पर 0 से ज़्यादा परंतु 0.115 से कम दे रखी है तो इसकी उपसा संयोजन संख्या यहाँ पर डालेंगे त्रिज्या अनुपात, यानी त्रिज्या अनुपात डाल देना यहाँ पर हेडिंग ऊपर, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर डाल देना कोऑर्डिनेशन नंबर कहें तो उपसा संयोजक संख्या, उपसा संयोजक संख्या, और इधर ज्यामिति कैसी होगी, ज्यामिति। तो जो त्रिज्या अनुपात में भैया 0 से अधिक हो और 0.115 से कम हो तो उसकी उस परमाणु की उपसा संयोजन संख्या 2 हो जाएगी और उसकी जो ज्यामिति होगी वो रेखीय होगी, उसकी जो ज्यामिति होगी रेखीय होगी। और यदि अब की बार कह दिया जाए यदि वही त्रिज्या अनुपात 0.115 से अधिक हो परंतु 0.225 से 0.225 से कम हो तो उसकी जो उपसा संयोजन होगी उस परमाणु की 3 होगी और उसकी जो आकृति होगी त्रिभुजी होगी, उसका जो ज्यामिति होगी वो त्रिभुजी होगी यानी त्रिभुजाकार होगी। ठीक है। और देखें यदि यहाँ पर 0.225 से अधिक हो और 0.414 से 0.414 से क्या हो, कम हो, तो उसकी जो उपसा संयोजन संख्या हो जाएगी 4
और उसकी जो आकृति होगी या ज्यामिति होगी वो चतुष्फलकीय होगी। चतुष्फलकीय। भैया टेबल को बना लीजिएगा, ये टेबल को बनाइएगा। अब देखें आगे, इससे मैं रफ करता हूँ थोड़ा ऊपर, फिर टेबल को यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ठीक है। इसके आगे 0.414 से ज़्यादा दे रखी हो, यदि त्रिज्या कहीं पर 0.414 से ज़्यादा हो परंतु 0.732 लगभग में है, 0.732 से कम हो तो उसकी उपसतह संयोजन संख्या हो जाएगी 6 और जो ज्यामिति होगी उसकी होगी अष्टफलकीय होगी, अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। और बता दें यदि 0.732 से अधिक और 1 से कम दे रखी हो, 1 से, ये त्रिज्या अनुपात है भैया, 1 से कम हो तो उसकी जो उपसतह संयोजन संख्या होगी 8 होगी और उसकी आकृति या ज्यामिति होगी काय केंद्रित होगी। कौन सी होगी? काय केंद्रित, ठीक है। ये हुआ हमारा त्रिज्या अनुपात नियम। और त्रिज्या अनुपात नियम में सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमारे ये थे। इन फैक्टों को आप लोग नोट कीजिएगा और विधिवत रूप से समझिएगा। ये हुआ त्रिज्या अनुपात नियम। अब हम लोग समझेंगे क्रिस्टल दोष, यानी क्रिस्टल दोष होता क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयनिक क्रिस्टल दोष, हेडिंग डालेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, बैक करके रोक करके वीडियो को अच्छी तरीके से लिख लें, हैंड रिटन नोट्स स्वयं बनाइएगा और यहाँ पर भी आपको नोट्स दिए जाएंगे। पीडीएफ आप पैड जो है लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप 9118920840 से जुड़ जाएं और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब डालेंगे आयनिक क्रिस्टल दोष, आयनिक क्रिस्टल दोष। तो आयनिक क्रिस्टल दोष होता क्या है? आयनिक क्रिस्टल दोष। तो आयनिक क्रिस्टल दोष होता क्या है, आयनिक क्रिस्टल दोष है क्या? तो इसको हम लोग समझते हैं, आयनिक क्रिस्टल दोष है क्या और होता क्या है। तो देखें, आयनिक क्रिस्टल दोष मतलब किसी जालक को या किसी क्रिस्टल जालक को हम बाह्य स्रोत से ऊर्जा दे देते हैं या ऊष्मा दे देते हैं। ये कोई क्रिस्टल जालक है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, बाह्य स्रोत, इसमें जो परमाणु हैं बहुत से, धनायन और ऋणायन हैं बहुत से उपस्थित हैं। ये जो है रेड कलर के हैं, मान लेते हैं क्या है, धनायन हैं, और जो ब्लैक कलर के हैं वो ऋणायन है, ठीक है, ये ऋणायन हो गया। अब हमने क्या किया, इसको ऊर्जा दे दी। ऊर्जा कैसे? तो ऊर्जा देने का एक सरल तरीका आपको बता दें। इसको क्या करो, इस नीचे से गर्म कर दो, इसके नीचे आग को जला दें तो गर्म हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, अब जो बाहरी परत होते हैं इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, वैसे तो आराम से रह रहे थे और इनकी ऊर्जा बढ़ गई तो ये उत्तेजित होकर के क्या होते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इस क्रिस्टल को ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब जब ये क्रिस्टल को छोड़ देते हैं तो क्रिस्टल में एक दोष आ जाता है, एक कमी आ जाती है, और उसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी कमी को हम नाम देते हैं भैया कौन सा, क्रिस्टल दोष, यानी आयनिक क्रिस्टल दोष। तो इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें, जब किसी अब इसमें आयनिक क्रिस्टल उसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं जब किसी क्रिस्टल जालक की ऊष्मा में वृद्धि या ऊर्जा में वृद्धि कर देते हैं, जब किसी क्रिस्टल जालक की ऊर्जा में वृद्धि कर देते हैं तो उस क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण आयन परमाणु, कण या आयन या परमाणु, इनकी ऊर्जा जब बढ़ जाती है, इनकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, तब वो उत्तेजित होकर के या तो क्रिस्टल जालक को छोड़ देते हैं या तो
क्रिस्टल जालक को छोड़ देते हैं या तो अंतराकाशीय स्थिति में चले जाते हैं। एक वर्ड आया अंतराकाशीय, तो अंतराकाशीय क्या होता है, अंतराकाशीय होता क्या है? तो देखें, जैसे इसमें क्रिस्टल जालक मान लेते हैं ये वाला छोड़ करके चला गया, इधर आ गया। अब ये जो है ये दो मान लेते हैं, ये दो, इनकी ऊर्जा बढ़ गई परंतु ये छोड़ कर नहीं गए, इन्होंने क्या ये ऊपर की ओर बढ़ गए, यहाँ पर आ गए दोनों। तो इसकी जगह जो खाली रह गई इसी को कहते हैं अंतराकाशीय स्थिति में चले जाना। मतलब परमाणु को छोड़कर तो नहीं गए परंतु इधर उधर जो है बैठ गए जा करके, तो इसी को हम कहते हैं अंतराकाशीय स्थिति में। जैसे कुछ स्टूडेंट विद्यालय में आते हैं तो अपनी बेंच को छोड़ करके पास वाले अपने फ्रेंड की बेंच पे बैठते हैं, तो वही कहलाता है स्टूडेंट अंतराकाशीय स्थिति में चले गए। और कुछ स्टूडेंट मान लेते हैं छुट्टी लेकर चले आए तो कहते हैं गायब हो गए, यानी क्रिस्टल जालक यानी कक्षा को ही छोड़कर चले गए। तो ऐसा दोष यानी जब किसी क्रिस्टल जालक को हम बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं, बाह्य स्रोत से क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण आयन परमाणु या तो अंतराकाशीय स्थिति में चले जाते हैं या तो क्रिस्टल जालक को छोड़ देते हैं। इससे क्रिस्टल जालक में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, इससे क्रिस्टल जालक में एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टल दोष। क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल दोष। इसकी डिफिनीशन स्वयं लिखेंगे। आयनिक क्रिस्टल दोष दो प्रकार का होता है। मैंने जो डिफिनीशन बोली है अपने आप लिखिएगा। आयनिक क्रिस्टल दोष दो प्रकार का होता है। तो क्रिस्टल दोष लिखेंगे, पहले एक टेबल सी ड्रा कर लीजिए। क्रिस्टल दोष ये आपका होता कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले होता कौन सा है? लाइन दोष। लाइन दोष और एक होता है बिंदु दोष। अब पहले लाइन दोष को समझते हैं। चलो पहले टेबल बना लीजिए। लाइन दोष को सिर्फ लाइन एक ही बार में पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं लाइन दोष में। अब बिंदु दोष में कई दोष और भी हैं। बिंदु दोष में कई दोष शामिल हैं। तो इसमें जो पहला दोष आता है वो आपका है रस समीकरणीय दोष। रस समीकरणीय दोष। समीकरणीय दोष। और फिर इधर दूसरा आता है आरस समीकरणीय दोष। आरस समीकरणीय दोष। तो रस समीकरणीय दोष को ही हम कहते हैं स्ट्रामाशियोमेट्रिक दोष। इसी को कहते हैं स्ट्रामाशियोमेट्रिक दोष। मेट्रिक दोष ये बुक्स में लिखा रहता है, विद्या लेंगे या किताब उसमें सब लिखे हैं, इन दोषों के नाम लिखे हैं विधिवत रूप से। अब इसी को नान कहते हैं, इसके आगे नान लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा। अब रस समीकरणीय दोष भी आपका दो प्रकार का होता है। रस समीकरणीय दोष भी आपका दो प्रकार का होता है। इसमें आता है साटकी दोष, साटकी दोष, और दूसरा आता है फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष। और आरस समीकरणीय दोष भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष। और एक होता है धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष और धातु आधिक्य दोष। अब धातु न्यून दोष तो यहीं पर छूट जाएगा। धातु आधिक्य दोष भी आपका दो प्रकार का होता है। इसमें आता है एफ केंद्र दोष, एफ केंद्र दोष, और दूसरा आता है अंतराकाशी या अंतराली कह सकते हैं, अंतराकाशी धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष। ये इतने दोष हैं, इनको हमें विधिवत रूप से समझना है। ये टेबल जैसे बना लीजिए आप लोग भी। अब एक तरफ से हम ढेरिंग डालेंगे
तो लाइन दोष को पहले समझते हैं, लाइन दोष क्या होता है। तो अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो लाइन दोष होता क्या है, देखिए यदि लाइन दोष की बात की जाए तो मतलब कोई क्रिस्टल जालक है, ये क्रिस्टल जालक था मान लेते हैं। अब मैं क्रिस्टल जालक को क्रिस्टल जालक की तरह बनाता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये परमाणु उपस्थित है, धनायन और ऋणायन क्या है, उपस्थित है। ऐसे उपस्थित है। अब मान लेते हैं हम इसकी ऊर्जा को यदि बढ़ा दें, ऊर्जा बढ़ाने का तरीका मैंने आपको बताया, नीचे से गर्म कर दो ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसको हमने नीचे से गर्म किया तो ऊर्जा बढ़ गई और स्थिति क्या हुई, अब ये जो है लाइन से एकदम बिल्कुल लाइन से ये जो उपस्थित परमाणु थे या तो ये अंतराकाशीय स्थिति में चले गए, मतलब यहाँ से गायब भी हो गए, इधर आ गए कहीं पर या इधर आ गए, या तो ये छोड़ करके चले जाएं, एक लाइन से छोड़ करके चले गए। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, लाइन दोष। मतलब जब किसी क्रिस्टल जालक की ऊर्जा में वृद्धि करते हैं तो उस क्रिस्टल जालक में यदि बिंदु लाइन से यदि बिंदु एक ही लाइन से या तो अंतराकाशीय स्थिति में चले जाएं या फिर गायब हो जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को हम लाइन दोष कहते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, लाइन दोष कहेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा लाइन दोष। इसकी डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे, मैं बता देता हूँ एक बार। यदि किसी क्रिस्टल जालक की ऊर्जा में वृद्धि की जाए और ऊर्जा में वृद्धि की जाए तो उस क्रिस्टल जालक से एक ही लाइन से बिंदु या तो अंतराकाशीय स्थिति में चले जाएं या तो गायब हो जाएं, तो इस प्रकार के दोष को हम लाइन दोष कहते हैं। ठीक है, एक ही लाइन से जब आयन या परमाणु एक ही लाइन से गायब होते हैं तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, लाइन दोष कहते हैं। ठीक है, अब बिंदु दोष क्या होता है अब समझेंगे। लाइन दोष में सिर्फ इतना ही है, अब बिंदु दोष को हमें विधिवत रूप से समझना है। तो अब बिंदु दोष होता क्या है, अब किसी क्रिस्टल जालक को हम ऊष्मा दे देते हैं, किसी क्रिस्टल जालक, ये कोई क्रिस्टल जालक था मान लिया, अब हमने ऊष्मा नहीं ऊर्जा दी, इसे यदि हमने ऊर्जा दे दी तो इसमें से ये जो एक कण क्या हुआ, इधर से मान लेते हैं निकल गया या तो अंतराकाशीय स्थिति में चला गया, तो ये बिंदु जो है खाली, ये जगह खाली रह जाएगी। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष। अब इसमें लिखेंगे जब हम किसी क्रिस्टल जालक को ऊर्जा देते हैं तो उस क्रिस्टल जालक में एक या दो से अधिक परमाणु या तो गायब हो जाते हैं या तो अंतराकाशीय स्थिति में चले जाते हैं, तो उन परमाणुओं का स्थान खाली रह जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। अब ये आपका बिंदु दोष जो होता है दो प्रकार का होता है, बिंदु दोष दो प्रकार का होता है। मैंने जो बोला है आप लोग लिखते रहिएगा। बिंदु दोष जो आपका होता है दो प्रकार, मैं इसे लिख देता हूँ एक बार फिर। बिंदु दोष की परिभाषा में अब स्वयं लिखता हूँ। जब किसी क्रिस्टल जालक को बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं तो क्रिस्टल जालक में
उपस्थित दो या दो से अधिक परमाणु या आयन या तो परमाणु आयन या तो अंतराकाशी स्थिति में चले जाते हैं, अंतराकाशी स्थिति में चले जाते हैं, या फिर या तो अंतराकाशी स्थिति में चले जाते हैं या फिर अंतराकाशी स्थिति में चले जाते हैं या फिर जालक को छोड़ देते हैं, जालक को छोड़ देते हैं। इस स्थिति में उस बिंदु पर एक रिक्ति आ जाती है, उस बिंदु पर एक दोष आ जाता है, जिसे बिंदु दोष कहते हैं, ये बिंदु दोष की डिफिनेशन हुई। ठीक है, अब देखें बिंदु दोष आपका होता है दो प्रकार का, पहला रस समीकरणीय दोष और दूसरा होता है आरस समीकरणीय दोष। बिंदु दोष को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वह दोष जिसमें किसी एक निश्चित बिंदु से ही कोई परमाणु गायब होता है या तो अंतराकाशी स्थिति में चला जाता है, ये लिख सकते हैं, बिंदु दोष कहलाता है। अब बिंदु दोष आपका होता कितने प्रकार, दो प्रकार का होता है। नंबर एक रस समीकरणीय दोष। तो रस समीकरणीय दोष को पहले हम समझते हैं। ये कोई क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक में ये जो है मान लेते हैं ये क्या है, धनायन है, ये जो है हमारे धनायन है। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाए हैं ये देखिए, और ये क्या है हमारे ऋणायन है, ये हमारे क्या है ऋणायन है। अब मैंने क्या किया, इसे ऊर्जा दे दी। तो ऊर्जा देने पर मान लेते हैं यदि तीन हमारे ऋणायन गायब हो गए, ये तीन ऋणायन गायब हो गए, और इसी प्रकार मान लेते हैं यहीं से या इधर से हमारे तीन धनायन भी गायब हो गए। तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं रस समीकरणीय दोष। अब इसमें क्या लिखेंगे, वह दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों का धनायन और ऋणायन, वह दोष या वह बिंदु दोष जिसमें धनायन और ऋणायन निश्चित अनुपात में, धनायन और ऋणायन निश्चित अनुपात में या तो गायब हो जाते हैं या तो अंतराकाशी स्थिति में चले जाते हैं, या तो गायब हो जाते हैं या तो अंतराकाशी स्थिति में चले जाते हैं, कहलाता है कौन सा दोष, रस समीकरणीय दोष। मतलब इसमें क्लियर है, इसमें मैंने क्या बताया है, वह दोष जिसमें धनायन अथवा ऋणायन दोनों की बात आई है, या तो अंतराकाशी धनायन अथवा ऋणायन निश्चित अनुपात में, धनायन और ऋणायन दोनों जाएंगे और निश्चित अनुपात में, क्योंकि यहाँ से मैंने धनायन गायब किया और यहाँ से ऋणायन और यहाँ से धनायन गायब किए। धनायन और ऋणायन निश्चित अनुपात में या तो गायब हो जाते हैं, या तो क्रिस्टल जालक से क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, या तो अंतराकाशी स्थिति में चले जाते हैं। अंतराकाशी स्थिति मतलब या तो क्रिस्टल जालक को रहते तो हैं क्रिस्टल जालक के परंतु इधर उधर चले जाते हैं, मतलब यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ गए। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, रस समीकरणीय दोष। वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन निश्चित अनुपात में, धनायन और ऋणायन निश्चित अनुपात में या तो क्रिस्टल जालक से गायब हो जाते हैं या तो अंतराकाशी स्थिति में चले जाते हैं। इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं रस समीकरणीय दोष। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए आरस समीकरणीय दोष आता है, आरस समीकरणीय दोष। तो पहले रस समीकरणीय दोष को ये हम लोग समाप्त करते हैं, फिर आरस पे चलते हैं। तो रस समीकरणीय जो दोष होता है वो आपका होता है दो प्रकार का।
रस समीकरणीय दोष भी आपका होता है 2 प्रकार का। पहला होता है साटकी दोष, साटकी दोष, और दूसरा होता है फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष। अब साटकी दोष को हम समझते हैं। ये सभी डिफिनेशन जो मैं बोल रहा हूं ये अपने वर्डों में आप लोग लिखिएगा, क्योंकि अपने वर्डों में लिखोगे आप तो बिल्कुल भूल नहीं सकते हो। तो पहले साटकी दोष को हम लोग समझते हैं। मैं इसे रफ करता हूं। साटकी दोष, अब देखिए साटकी दोष में हम बता रहे हैं आपको, ये कोई हमारा क्रिस्टल जालक है। अब इसमें ये हमारे धनायन है, सॉरी ऋणायन है ये वाले हमारे, और ये जो है हमारा धनायन है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसे हमने क्या की, ऊर्जा दे दी। अब जब हमने इसे क्या की, ऊर्जा दे दी, ऊर्जा देने पर हुआ क्या, इसमें से ये 3 धनायन क्या हुए हमारे, बिल्कुल क्रिस्टल जालक को छोड़ करके चले गए, क्रिस्टल जालक को छोड़ करके इधर उधर चले गए। ठीक है, तो इसी प्रकार ये 3 ऋणायन भी क्या हुए, यहाँ पर छोड़ करके चले गए। तो बस इसी दोष को हम क्या कहेंगे, साटकी दोष। मतलब वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन निश्चित अनुपात में, ये तो वही है रस समीकरणीय दोष वाली परिभाषा, वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन निश्चित अनुपात में क्रिस्टल जालक से गायब हो जाते हैं। इसमें केवल गायब वर्ड आया है, मतलब क्रिस्टल जालक को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्रिस्टल जालक से गायब हो जाते हैं या क्रिस्टल जालक को छोड़ देते हैं। इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं साटकी दोष। क्या कहते हैं भैया, साटकी दोष। समझ में आया? यानी वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन निश्चित अनुपात में क्रिस्टल जालक को छोड़ देते हैं कहलाता है साटकी दोष। अब देखिए साटकी दोष, और इसी को अंतरालीय दोष भी कहते हैं। इसी दोष को कहा जाता है अंतरालीय दोष। अंतरालीय दोष मतलब ये सब चले जाते हैं छोड़ करके, अंतर आ जाता है ना, इसीलिए अंतरालीय दोष भी कहा जाता है। अब शर्त इसमें क्या होती है, इस दोष के लिए शर्तें क्या हैं, ये दोष कब हो सकता है। इस दोष में धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्या लगभग में बराबर होनी चाहिए। धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, लगभग में बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहली शर्त, इस दोष के लिए धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्या लगभग में बराबर होनी चाहिए। तो पहला दोष लिख लें, इस दोष में धनायन और ऋणायन की त्रिज्या लगभग बराबर होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए। मतलब धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्या कैसी होनी चाहिए, लगभग में बराबर होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट, इनका आकार भी क्या होना चाहिए, लगभग में बराबर। जब त्रिज्या बराबर होंगी तो आकार भी क्या होना चाहिए, इनका आकार भी लगभग, इनका आकार भी समान होना चाहिए, लगभग में समान होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो अंतर चल जाएगा, पर ज़्यादा अंतर नहीं चलेगा। और जो मेन पॉइंट है, और इनमें जो है उपसाद संयोजक संख्या ज़्यादा होती है। इसमें एक शर्त और भी है, इस दोष के लिए उपसाह संयोजक संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ ज़्यादा होनी चाहिए, ये तो उपसाद संयोजक संख्या कैसी होनी चाहिए भैया, इनकी ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके बाद इसमें ये होता किस किस में है, ये दोष साटकी दोष किस किस में हो सकता है। तो सबसे पहले साटकी दोष जो होता है सभी एल्किल हैलाइडों में होता है, सभी एल्किल हैलाइडों में होता है, एल्किल मेटल हैलाइड यहाँ पर लिखेंगे। यह दोष सभी
एल्किल एवं मेटल या एल्किल मेटल लिख सकते हैं। एल्किल मेटल हैलाइडो में होता है। हैलाइडो में होता है। यह दोष सभी एल्किल मेटल हैलाइडो में होता है। जैसे कह सकते हैं NaCl और KCl और LiCl, ये सभी क्या हैं? हैलाइड हैं, मेटल यानी धातु हैलाइड है। ठीक है, और देखें, और एक इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी मृदा धातुओं में भी होता है, धातु नहीं मृदा धातु में। ये दोष सभी एल्किल मृदा धातु में होता है। यह दोष सभी एल्किल मृदा धातुएं, जैसे हम लिख सकते हैं MgCa आदि। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो होता है ब्रोमाइड में भी होता है, ठीक है। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है, नोट में लिखिएगा, यह दोष या साटकी दोष सिल्वर ब्रोमाइड में भी पाया जाता है। एक पॉइंट लिखने, साटकी दोष सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr में भी पाया जाता है। ठीक है, अब इससे प्रभाव क्या पड़ता है, ये तो हमने जो है होता किसमें है और होने के लिए शर्तें, और इससे प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं उनको हमने समझा। इससे प्रभाव क्या पड़ेंगे वो हम समझेंगे, अभी समझा नहीं है। तो इससे क्या साटकी दोष के प्रभाव क्या हो सकता है। साटकी दोष क्रिस्टल जालक में हो गया, तो साटकी दोष के प्रभाव डाले हेडिंग, साटकी दोष के प्रभाव। साटकी दोष के प्रभाव में पहला वर्ड लिखेंगे। साटकी दोष के प्रभाव में सबसे जो मेन चीज है, क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, इसमें से जब गायब हो जाते हैं भाई, परमाणु क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? इनका घनत्व कम हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अब जालक का घनत्व कम हो गया, धनायनों और ऋणाणु की मतलब जो है अणु उसमें कम हो गए। भाई पहले ये परमाणु था इस प्रकार और इसमें बहुत से अणु परमाणु थे, अब इसमें अणुओं की संख्या मतलब कम हो गई, तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आराम से आदान प्रदान कर सकता है, तो इसमें मतलब विद्युत चालकता क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तो इसमें विद्युत चालकता आंशिक रूप से बढ़ जाती है। विद्युत चालकता आंशिक रूप से बढ़ जाती है। आंशिक रूप से बढ़ जाती है। इसमें विद्युत चालकता क्या होती है भैया? आंशिक रूप से बढ़ जाती है। और अगला पॉइंट देखें, और क्रिस्टल का स्थायित्व कम हो जाता है। अब स्थायित्व कम हुआ तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा का भी मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्थायित्व कम हो जाता है। स्थायित्व कम हो जाता है, जिसके कारण ऊर्जा का भी मान क्या होता है? कम हो जाता है। जालक की ऊर्जा भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आज की वीडियो में हमने साटकी दोष को समझा, और कल की वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्रेंकल दोष और रस समीकरणीय दोष, जो मैंने पार्ट लिखवाए हैं। कल की वीडियो में सभी मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ दिन के लिए आपकी फिजिक्स को रोक रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री को भी मैं आपको 3-4 पार्ट इधर खींच लेता हूँ और 10 सेकेंड में लगभग दोनों को बराबर लेकर चलूँगा। और मेरा वादा रहेगा जब एग्ज़ाम 2022 का एग्ज़ाम होगा, तो उस तक मैं आपको, जब तक एग्ज़ाम होने वाले होंगे तब तक दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री में समाप्त कर चुका हूँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू। और आप लोग वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।